आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्ला गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल को मिली मंजूरी। बिल का नहीं होगा गलत इस्तेमाल, सीएम का दावा। पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल आईनी हुकूक के है खिलाफ, कुणाल घोष का इल्जाम। दिल्ली हुकूमत ने ईवी पॉलिसी को दी मंजूरी। 30 लाख रुपए तक की ई कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से दी जाएगी छूट। तेजस्वी यादव ने बिहार हुकूमत की समय पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत हवाई मसाइल को हल करने में हो गई है नाकाम। कतर में मंगल को अमेरिका और ईरान के दरमियान होंगे टेक्निकल मुज़ाकिरात। आपने हुर्मुज़ पर किया जाएगा तबादले ख्याल। ईरान और ओमान के आला हुक्काम के दरमियान बातचीत का हुआ आगाज। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मौजूदा उमूर का लिया गया जायजा। मगरबी बंगाल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल 2026 को मंजूरी मिली। इस मौके पर वजीर आला शुवेंदु अधिकारी ने असेंबली में कहा कि मगरबी बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल का मकसद फसादात और तशद्दुद की दीगर अक़साम को रोकना है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वजीर आला ने इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस और CPIM को तनकीद का निशाना बनाया। পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল 2026, পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা সংশোধনী বিল 2026। এই আইন এই জন্যই প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? দাঙ্গা, বেআইনি সমাবেশ, হিংসাত্মক বিক্ষোভ, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অন্যান্য ঘটনায় সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রচলিত ফৌজদারি আইনে অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়ন, প্রকৃত দোষীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কোনো কার্যকর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली कुणाल घोष ने मगरबी बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल 2026 पर कहा कि वजीर आला की जानिब से पेश किया गया बिल आईनी हुकूक से बिल्कुल मुतसादिम है। इसमें बहुत सी खामियां हैं और उनके मुताबिक इस मुजवज़ा कानून के बाज़ दफात शहरी आज़ादियों और बुनियादी हुकूक पर मनफी असर डाल सकती हैं। गुंडा दमन बिल वो लोग बोल रहे हैं, सब लोग चाहते हैं गुंडा दमन, लेकिन इसके लिए पहले तो IPC CRPC था, फिर न्याय संहिता हो गया। तो अभी पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास तो सब रूल्स है, सब सेक्शंस भी है। तो अभी ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया, उसमें टोटल कॉन्ट्राडिक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्यूज्ड को जो राइट दिया हुआ है, एक सिटीजन को जो राइट दिया हुआ है, उसका पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब देखिए वहाँ पर कोर्ट का जो जुडिशियल जो सिस्टम है उसको अवॉइड करके एडवाइजरी कमिटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यू कांट टेक हेल्प ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। आपको कोई अरेस्ट के टाइम पे वो लोग नहीं देंगे, आपको डिटेन कर सकते हैं 1 बरस तक और आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन के नाम पे वो मिसयूज होने का बहुत एक ये एप्रीहेंशन है। तो CM बोल रहा है नहीं होगा, लेकिन ये तो पूरा रूलिंग पार्टी का सिस्टम
जो होगा तो वही होगा। और एक एसपी रैंक का ऑफिसर अगर ये जस्ट एप्रीहेंड करे, जो वो आदमी ये कर सकता है, तो उसको 1 बरस तक डिटेंशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने 2500 बंगाली खानदानों में शहरियत के सर्टिफिकेट और जमीन की मिल्कियत के दस्तावेजात भी तकसीम किए। वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत तरक्की को तेज करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि फलाही स्कीम्स के फवायद हर अहल मुस्तफीद तक पहुंचे। इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। आज तक हमारे 70 साल हो गए, हमारे दादा दादी ये सारे लोग जो नागरिकता के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो गए और हमें ये चीज की जो है नहीं मिली। आज जो है बीजेपी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी के जो है आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये हमें जो है नागरिकता प्रदान हुई है। इसलिए मोदी जी को, योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी, जिससे दिल्ली में 30 लाख रुपए तक की ई कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही रजिस्टर्ड होंगे, जबकि नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मरहलेवार खत्म कर दी जाएगी। 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया की गाड़ियों को ही रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत आइंदा 4 सालों में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, ताकि कौमी दारुल हुकूमत में बरकी नकलो हमल को फरोग दिया जा सके और गाड़ियों की आलूदगी को कम किया जा सके। आज दिल्ली के लिए सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो असल में दिल्ली की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली की बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माध्यम हो सकती थी, उस पॉलिसी को बनने का, लागू करने का इंतजार अब खत्म हो रहा है। उसका नाम है दिल्ली ईवी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि मशरिक़ वस्ता में आर्जी जंगबंदी के बावजूद फरीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर बमबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि 2 हफ्तों के अंदर मुस्तकिल अमन मुआहदे पर भी पेशरफ्त होगी। और उमर ने पंजाब में गोश्त के ताजिरों पर बिला जवाज़ टैक्स से सायद करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि इस मामले पर पंजाब के वज़ीर आला को ख़त भेजा गया है और उम्मीद है कि वो इस मामले का मदावा भी करेंगे। हुआ नहीं ना, अभी तो सिर्फ MOU साइन हुआ है। MOU और फाइनल एग्रीमेंट में फर्क है, और MOU के तहत दोनों मुल्कों ने अपने आप को 2-2 हफ्ते का अरसा दिया हुआ है, लेकिन बमबारी जारी है। कल भी ईरान के तरफ से बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कुवैत और बहरीन पे बमबारी हुई। तो जंग अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं। उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में जो MOU का जो ये वक्त है, उसको ये दोनों मुल्क जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई तीसरा मुल्क इस सीज़ फायर को सबोटाज नहीं करेगा और ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाए। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब, ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में खरीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान खरीदते हैं
जम्मू कश्मीर में बेचते हैं। सिर्फ मरकजी वजारत जल शक्ति के तहत कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास अडोकी में मुनक्किद हुआ, जिसमें केरला और तमिलनाडु के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मल्लापेरियार डैम से मुताल्लिक दोनों रियासतों के खदशात और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट राजीव प्रताप रोडी ने कहा कि कमेटी दोनों रियासतों के जायज़ खदशात का गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और मुतवाज़िन अंदाज में जायज़ा लेगी और कमेटी मुनसिफाना और मुतवाज़िन तरीके से दोनों रियासतों के जायज़ खदशात को दूर करेगी। And the fact remains that it is an issue of safety on one side and the issue of water availability on the other side. Both the members presented their views. The officers heard the view. And of course, the chair has no comment or observation on it. And we appreciate the concerns of both the state. The committee has taken note and it is still under the supervisory directives of the Supreme Court. Hence, we will not make any comment, but we are fully aware. And we had an elaborate discussion, and all the 18 members who come across the country were well versed with the issues and the challenges as far as water is concerned. Both the states are very important to us. Both the states have a great role in nation's contribution, and hence आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार हुकूमत की सरमायाकारी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि बिहार में महंगाई बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आला मरकज के इशारे पर शुगर मिल्स को 40 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपये के लीज पर दे रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत सरमायाकारी के नाम पर बड़ी रियायतें दे रही है, जबकि आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। घर सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं, आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में बात करें, बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार के बारे में बात करें, ये असल मुद्दा है। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं, किसान को मुआवजा देने के लिए नहीं है, लेकिन दिल्ली से जो फरमान आता है, ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, उसी पे स्टैंप मार करके 1 रुपया में कई एकड़ जमीन दे दिया जाता है फ्री में। तो आप देखिए ना, काम करना चाहिए कि बिहार को निवेश बिहार में आए, इसका काम करना चाहिए। तो जो गरीब राज्य वही मुफ्त में जमीन दिए जा रहा है बिजनेसमैनों को। पहले मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए थे कि अंगूठा छाप आप जेडीयू को लोग, अरे भाई, हम तो कौन सवाल खड़ा करेगा जो हकीकत बोलने में, सच बोलने में। आम आदमी पार्टी दहली सदर सौरभ भारद्वाज ने दहली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 15 से 16 माह के दौरान अद्वियात और तिब्बी आलात की खरीदारी में 650 करोड़ रुपए की मुबैना बदउनवानी हुई। इन्होंने कहा कि ये मुबैना घोटाला एक मुजरिमाना साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और ये घोटाला पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। फरवरी में इनकी सरकार बनी, जुलाई के अंदर इनकी सरकार का ऑर्डर आया कि कोई भी अस्पताल जो है अब अपना सामान नहीं खरीदेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ही पूरी दिल्ली के अस्पतालों का सामान खरीदेगी, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो इंजेक्शन हो। तो क्या किया इन्होंने, सारी की सारी लूट को सेंट्रलाइज करने की साजिश तभी से शुरू कर दी। उसके बाद एक ऐसी डॉक्टर जो सीनियर मोस्ट नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी, उसको इन्होंने डीजीएचएस का यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के ऊपर लगाया। उनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी। उनसे करीब 15 डॉक्टर और सीनियर थे जो डीजीएचएस बनने चाहिए थे, मगर इन्होंने उस नॉर्म को भी दरकिनार करके इनको बनाया। क्यों बनाया? एलजी और रेखा गुप्ता जी को बताना चाहिए कि इसके अंदर क्या ऐसी खास बात देखी उन्होंने कि वत्सला अग्रवाल को उन्होंने इस पोजीशन पे बिठाया। उसके बाद जो लूट हुई, उस लूट का स्केल दिखाता है कि सरकार की मिलीभगत इसके अंदर थी। सीपीआईएम लीडर बृंदा करत ने वीबीजी रामजी एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने मनरेगा के खात्मे को देही मजदूरों के लिए नुकसान करार दिया। इन्होंने मनरेगा को इसकी असल शक्ल में बरकरार रखने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि राम मंदिर अतिया घोटाले की जांच करने वाली एसआईटी सिर्फ मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, वज़ीर आला मुजरिमों को बचा रहे हैं। से वो कह रहे कि मनरेगा पूरा स्क्रैप हो जाएगा। जो नया इन्होंने कानून पारित करवाया है बगैर उसकी बहस, बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी की स्क्रूटनी के, वो जो ग्रामीण विकास के नाम पर
रोजगार के नाम पर जो नया कानून लाए हैं, ग्राम जी इन शॉर्ट जो कहते हैं, उनके रूल्स के बारे में मैंने लिखा। क्योंकि देखिए, जो भी कानून है और उसको नियमावली है वो संविधान के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन जिस तरह इन्होंने पूरा सेंट्रलाइज किया, एक तरफ वो कहते कि हम सिर्फ 60% पैसे देंगे इस कानून को लागू करने के लिए और आपको 40% देना पड़ेगा। मानिक्यम टैगोर ने चेन्नई में तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर के ओहदे का जायजा हासिल किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि वो ऐसे वक्त में पार्टी की क़ियादत संभाल रहे हैं। तकरीबन 59 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस तमिलनाडु में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर रही है। मानिक्यम टैगोर ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना और आवाम के एतमाद को बहाल करना उनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि डीएम के लीडर से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो कांग्रेस पर हमला करते हैं तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। என்னன்னா 141 வருஷத்துக்கு கட்சி இந்த கட்சி இது நான் ஒரு ஆள் வந்ததுனாலவோ அல்லது ஒருவர் ஒரு பதவியிலிருந்து இன்னொரு பொறுப்புக்கு மாறுவதாலேயோ இதெல்லாம் சாதாரணமா எங்களுடைய இயக்கத்தில் நடக்கிறது. ஆனா என்னை பொறுத்த மட்டும் இது பதவியேற்பு விழா கிடையாது. कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने अयोध्या राम मंदिर में मुबैना बेजाब्तगियों और रतिये के फंड्स के बदइंतजामी पर बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें इल्जामात की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराई जाएं ताकि हकायक सामने आ सकें। आज का प्रोटेस्ट का एक क्या है, तो हमारा यूपी में जो राम मंदिर बना है ना, तो भगवान के नाम पर इन लोग तो पूरा के थ्रोट इंडिया में तो कलेक्शन करके अभी मंदिर बनाया। मंदिर में आजकल तो जो कलेक्शन हो रहा है किसके पास कर रहे हैं, इन्हीं लोग हैं। कौन? हमारा बीजेपी पार्टी वो नेता लोग हैं, नरेंद्र मोदी और आदित्य, उनकी जिम्मेदारी में ये तो कमेटी बनाया था। वो कमेटी का किसने अपॉइंट किया? इन्हीं इसी गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया। अभी चोरी हुआ है। राजस्थान के अजमेर की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बदनाम डाकू जगन गुज्जर पीर को जेल में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने कहा कि जेल इंतजामिया की तरफ से इतला मिलने के बाद सीनियर पुलिस हुकाम जेल पहुंचे। गुज्जर का ताल्लुक धौलपुर जिले से है। इसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तकरीबन 100 मुकदमात दर्ज हैं। वो 1994 में जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ और इसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हुए। अरुणाचल प्रदेश में मुसलसल मानसूनी बारिश ने शदीद तबाही मचा दी है, जिसके बाइस सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। रियासत के कम अज कम 12 अजला में सड़कों और पुल्स के मुतासर होने से आमदरफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि कई इलाके एक दूसरे से कट गए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ पीर के रोज़ भी जारी रही। लोअर दिबांग वैली जिले के डुम्बक इलाके में सेसरी नदी के दरमियान एक जजीरे पर फंसे 4 अफराद को हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया। मुसलसल बारिश के बायस रोइंग एनिनी शाहरा को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मंगल को कतर में अमेरिका और ईरान के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे। ताहम तयशुदा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने मुतज़ाद बयान दिए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की है, कि जबकि ईरानी तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीब आबादी ने मुज़ाकरात की तरदीद की है। तवक्को की जा रही है कि मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल सरफहरिस्त रहेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच सिफारती मैदान में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात के दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि मंगल के रोज़ क़तर में आला सतह के मुज़ाकरात मुतवक्को हैं, जहां आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल सर फहरिस्त रहने का इम्कान है। ताहम तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद भी सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ये मुलाकात कल दोहा में होगी। इसके बरक्स ईरानी तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी किसी मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। हालिया दिनों में आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के सबब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, जो अमेरिका में महंगाई को भी मुतासर कर सकता है। ऐसी सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के उस मौक़िफ़ के लिए चैलेंज साबित हो सकती है जिसमें वो दावा करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ के नतीजे में अमेरिका में अफरात ज़र में कमी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के बहरान का आगाज़ आबनाए हुर्मुज़ में एक माल बरदार जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद हुआ।
इसके जवाब में अमेरिका ने 24 घंटों के दौरान 2 मरतबा ईरानी फौजी तनसीबात और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा किया, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फरीक इस बात पर मुत्तहिद हुए हैं कि मुज़ाकरात जारी रहने तक किसी भी नौइयत की फौजी कार्रवाई से गुरेज किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि क़तर में होने वाले मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद हाल ही की नाजुक जंग बंदी को बरकरार रखना और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए काबिल अमल रास्ता तलाश करना है। इब्तदाई तौर पर ये मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तय किए गए थे, लेकिन ताज़ा फौजी झड़पों के बाद इजलास को दोहा मुंतकिल कर दिया गया और एजेंडा को महदूद करते हुए सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर तवज्जो मरकूज़ कर दी गई। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान इस समंदरी गुजरगाह से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने का पाबंद होगा, जबकि इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी में नरमी पर गौर करेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क़तर में होने वाले ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की बहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक अहम इम्तिहान साबित होंगे। अगर ये बातचीत कामयाब रही तो न सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, बल्कि खलीज में जारी कशीदगी में भी नुमाया कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के आला हुक्काम के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने आज कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंगबंदी के लिए इब्तदाई मुआहिदा तय पाने के बाद ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक पहली मुश्तरका मुलाकात मुनक़्क़िद हुई। ईरान की नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मौजूदा उमूर का जायज़ा लिया गया और इसके मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के हवाले से भी तबादले ख़याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात मशरिक़ी अफगानिस्तान के 3 सूबों में किए गए फ़िज़ाई हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद अफगान सरहद पर जवाबी कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि हफ्ते की शब कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। इस हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 हमला आवर भी मारे गए थे। यूरोप शदीद गर्मी की नई लहर की लपेट में है, जहां कई ममालिक में दर्जे हरारत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। WHO के मुताबिक इस हीट वेव के बाइस अब तक 1300 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है, जबकि करोड़ों अफराद शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर मशरकी ममालिक की जानिब बढ़ रही है। अगरचे फ्रांस और बेल्जियम में रात के औकात में होने वाली बारिशों से कुछ इलाकों को आर्जी रिलीफ मिला, लेकिन वस्ती और मशरकी यूरोप में मौसम बदस्तूर इंतहाई गर्म है। चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड समेत कई ममालिक में दर्जा हरारत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जहां गर्मी के पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 19 करोड़ अफराद ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 21 जून से अब तक यूरोप में शदीद गर्मी के बाइस 1300 से ज्यादा इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। बुजुर्ग, बच्चे और मरीज इस मौसम से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। मौसमियाती तज्जिए के मुताबिक तकरीबन 38 करोड़ अफराद ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गरीज, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। यूरोप में जारी ये हीट वेव न सिर्फ सेहत आमा बल्कि तवानाई, ज़राअत और रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, जबकि हुक्काम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।